हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है भौतिक विज्ञान का क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये जो यहाँ जो प्रश्न लिखाया जाएगा ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा के लिए, जो आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर हेडिंग बना लेते हैं। पार्ट 1 और पाठ का नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। पाठ 1, और पाठ का नाम भी हम लोग लिख ले रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये हो गया। तो इसमें हम लोग जो अभी लिखेंगे वो हम लोगों का होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके जो है सभी प्रश्नों को लिखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग लिखेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखें। पहला प्रश्न हम लोग लिखेंगे किरण पुंज किरण पुंज किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। नाम लिखे। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें हम लोग पढ़े हुए थे पहले भी पिछले वीडियो में कि किरण पुंज जो होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और दूसरा हम लोग पढ़े थे अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और आगे हम लोग लिखे थे तीसरा नंबर पे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी हम लोगों ने लिखा। अगला हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे समतल दर्पण पर पड़ने वाली। दूसरा क्वेश्चन समतल दर्पण पर दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है? तो इसके जो है केवल एक ही जो है
परावर्तित किरणें होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल एक। तीसरा प्रश्न हम लोग लिखेंगे, और तीसरा प्रश्न होगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? किरण किस प्रकार परावर्तित होती है? किस प्रकार परावर्तित होती है? इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे, अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसको हम लोग पहले भी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं कि हिंदी में पूरा टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, अंग्रेजी में प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, तो इस तरह से हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं अति लघु उत्तरीय में। तो अभी बोर्ड तो फुल हो गया, तो आप लोग चाहे तो अगर नोट्स बना रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए, या फिर वीडियो रोक करके बना लीजिए। हम इसे मिटा करके फिर और जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखते हैं। तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं, लिखते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है? समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में, दूरी में क्या संबंध है? क्या संबंध है?
मम्मी या पापा ना है क्या तो मोबाइल में है। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी, एवं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर, दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर होती है। समतल दर्पण में जितनी वस्तु की दूरी होती है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं वस्तु दूरी, दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, दूरी। आगे हम लोग प्रश्न लिखते हैं, छठा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, इसको हम लोग लिखते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखें। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, के होते हैं, होते हैं, उनके नाम लिखे, उनके नाम लिखे, उनके नाम लिखे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। और इसमें जो है पहला आ जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण, दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। 7 नंबर प्रश्न हम लोग लिखते हैं। आगे जो प्रश्न है उसको हम लोग लिखते हैं। और अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष, का मुख्य अक्ष, अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो लिखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मिलाने वाली, मिलाने वाली सरल रेखा को, सरल रेखा, सरल रेखा को, सरल रेखा को दर्पण का मुख्य या प्रधान अक्ष कहा जाता है। दर्पण का मुख्य, मुख्य या प्रधान अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है।
जाता है। दर्पण का मुख्य या प्रधान अक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग इसे अगर नोट्स बना रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए या फिर वीडियो रोक के बना लीजिए, फिर हम लोग आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसे मिटा के लिखते हैं। तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं। तो 8 नंबर जो प्रश्न है वो हम लोग लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दे। तो इसे हम लोग लिखेंगे कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके किसी अवतल दर्पण का फोकस अवतल दर्पण का फोकस उसके उसके मुख्य अक्ष उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो आगे अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखेंगे और अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी लिखेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी होती है। तो यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं F अगर फोकस को माने और R त्रिज्या को तो R/2 हो जाएगा, यानी F बराबर R/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लिखते हैं
जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वो प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए, आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए, यदि वस्तु का प्रतिबिंब यदि अवतल दर्पण पर आभासी बनना है तो उसका वस्तु की स्थिति जो है कहाँ होनी चाहिए। तो ऐसे में वस्तु जो है अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। ऐसे में वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रश्न को कंप्लीट किया और आगे भी इस प्रश्न को हम लोग अभी लिखेंगे, तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। हम इसे मिटा के फिर आगे लिख रहे हैं।